चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले डाउट लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये डाउट लेते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई टेबल है, अब इसमें देखो टोटल 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे इस चैप्टर में फिर से, लेकिन इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सेंटर ऑफ मास का है, वो भी हम पढ़ाए नहीं है, वो आगे पढ़ाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई सिक्कड़ या चेन, देहाती लैंग्वेज में सिक्कड़ बोलते हैं ना, चेन बोल दो या कुछ भी बोल दो, रोप, पुली, कुछ भी, पुली नहीं रोप। तो अब देखो जितना पोर्शन नीचे लटका हुआ है उतने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एग्जैक्ट बीच में लटका होता है, बीच में लगा होता है। मतलब ये है कि अगर आपसे ये बोले कि हम इसको इधर खींच रहे हैं और हम चाहते हैं ये पता करें कि इस सेंटर ऑफ मास को ऊपर जाने में, इस पूरे चेन को ऊपर जाने में कितना कार्य करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा। ऐसे कंडीशन में आपको ये समझना होगा कि अगर कोई मास है, इस मास को अगर इतना ऊपर ले जाएं तो उसको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप मास को ऊपर ले जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो आपको उसके वेट के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है तो ही वो ऊपर जाएगा। तो जब वो ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, h हाइट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अब देखो अगर ये हाइट h है तो इस पूरे चेन का मास पहले आपको पता करना पड़ेगा। अब वो कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो अगर इतना बड़ा चेन है, अब इस पूरे चेन की लंबाई l है और इस पूरे चेन का मास m है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ इतने चेन की लंबाई का मास पता करें। तो पहले लंबाई पता करो। मान लो लंबाई l/3 है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मास भी m/3 होगा। करेक्ट। मतलब जितना छोटा करते हो मास कम होता जाएगा। अब अगर ये जो बचा हुआ लंबाई है अगर वो 2l/3 है तो बचा हुआ मास भी 2m/3 होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टेबल बना करके इस वाले चेन को नीचे झुका देते हैं। ठीक है। तो हमको इस चेन का पहले तो मास जानना पड़ेगा, मास पता है m/3। अब इसकी लंबाई जाननी पड़ेगी, वो कितना है, l/3। अब ये पूरी लंबाई l/3 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आप ये समझेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास को सिमेट्रिकल पॉइंट पर मानते हैं। रस्सी के केस में, चेन के केस में, रोप हो, कोई थ्रेड हो, ऐसा कुछ हो तो, या रेक्टेंगुलर बार हो, ऐसा जो सिमेट्रिकल चीज होती है, या पेन हो, इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में माना जाता है। अब देखो इसमें मतलब उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह मास। अब देखो जैसे हमारे बॉडी में हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ओवर द हेड यहाँ मास कम होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ मतलब घुटने के नीचे जाओ तो जो 2 पैर हैं उनके मास कुछ और होंगे, ओवर द हेड मास कुछ और होगा। मतलब अगर पूरी बॉडी को मतलब तुम समझो कि 5-5 सेंटीमीटर के पीस में काट दो तो हर पीस का मास इक्वल नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच तो आएगा नहीं। लेकिन अब मान लो अगर कि मान लो ये सॉलिड कोई चीज़ है, सॉलिड चीज़ है कोई रेक्टेंगल, अब इसको इक्वल काट दो तो मास बराबर होगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर था। इसीलिए सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ाएंगे कि इन चीज़ों का मास बिल्कुल बीच में आता है। तो इसका मतलब ये सवाल इस सवाल के इक्वल हो जाएगा कि आपको इस चेन को ऊपर खींचना है तो कितना काम करना होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि इस पूरा जो m/3 मास है एक्चुअली है कहाँ पे। आपको लगेगा कि ये पूरा चेन यहाँ से यहाँ ऊपर गया, बट रियलिटी ये है कि इसका मास यहाँ पर था जो कि l/3 का भी आधा था, मतलब l/6 हाइट पर ही इसका मास था। अब इसी मास को ऊपर ले जाना है। मतलब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m/3 और इसको मात्र h हाइट, h की वैल्यू कितनी है, l/6 ऊपर ले जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जो आप कार्य करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपका सिंपल सा काम है, आप वो एनर्जी निकाल लीजिए, कार्य पता चल जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे mgh, m की वैल्यू लिखेंगे m/3, g की वैल्यू 10 या जो कुछ भी, h की वैल्यू l/6। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाए कितना काम हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको प्रूफ करने का तरीका है इंटीग्रेशन, उसमें नहीं पढ़ते हैं, जाने की जरूरत नहीं है उसमें अभी। अब हम लोग लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग तो बच के निकल गए बाहर, राइट, मतलब अलग तरीके से निकल के बाहर बच के, तो ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका, आपका दूसरा डाउट था, वो एक बार डाउट याद दिला दीजिए बेटा, कौन सा था, वो स्प्रिंग वाला डाउट था। ठीक है, देखिए इसमें देखिए जब आपसे
कोई ऐसी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा हो जो प्रॉपर्टी हर मोमेंट पर या डिस्टेंस के साथ साथ बदल रही हो। जैसे मान लीजिए हम अगर ऐसा बोल दें कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे गिर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हाइट जो है वो घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी हाइट का फंक्शन है। मतलब अलग अलग हाइट पर वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ हाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा इक्वेशन या तो पहले से बना हुआ है जिसमें वेलोसिटी और हाइट आते हैं, या तो हमको बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में वो पहले से पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन हाइट के टर्म में ऐसा होता है। तो किस हाइट पर क्या वेलोसिटी होगी हम निकाल सकते हैं। अब एक स्प्रिंग का क्वेश्चन है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट जैसा कुछ लगेगा, दिखाते हैं वो कैसे काम करता है। देखिए हम लोग यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन का वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स भी यूज होगा। एक ऐसे बना लो टेबल, और इसमें यहाँ पर तुम्हारा लगा हुआ है स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग की लंबाई, पूरी लंबाई L मान लो। ठीक, अब यहाँ पर एक मास अटैच कर दो, टेबल लंबा कर दो। फ्रिक्शन मत मानना, इसके बीच फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन करोगे तो एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाएगा। वी कैन सॉल्व बट नाउ नो नीड। अब क्या करो, इस मास को इधर कंप्रेस करो। तो जब ये मास इधर कंप्रेस होगा तो कितना दूर कंप्रेस कर रहे हो, तो तुम यहाँ तक कंप्रेस करो। कितना स्प्रिंग बचा दो, L/2 बचा दो, और L/2 कंप्रेस कर दो। L/2 कंप्रेस कर दिए। अब नया सिचुएशन बनाते हैं। उस सिचुएशन में आपका जो मास है वो यहाँ पर आके कंप्रेस होकर रुका हुआ है, और ये लेंथ L/2 है, यहाँ पे मास रुका हुआ है। अब देखो अब क्या होगा, इमेजिन करो सिचुएशन। अब अगर तुम यहाँ से मास को रिलीज करोगे, रिलीज मतलब छोड़ोगे, तुम क्या किए, इमेजिन करो यहाँ से एक स्प्रिंग बनी हुई है, उसकी लंबाई L है, उसमें मास लटका हुआ है, मास को खींचो और L/2 पे लाके रोक दो। अब छोड़ो, तो जब छोड़ोगे तो मास यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से? यूनिफॉर्म नहीं जाएगा, नॉन से जाएगा। क्यों? वो स्पीड गेन करते 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 फास्ट हो जाएगा। शुरू में तो वो स्लो 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 फास्ट हो जाएगा, ऐसा होगा ना? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए। ऐसा ही होगा ना? कहने का मतलब है कोई भी चीज अगर हम स्प्रिंग है जैसे उसको छोड़ रहे हैं तो पहले तो वो स्लो रहेगा, हाँ, जाते जाते फास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका स्पीड बढ़ रहा है, स्प्रिंग को खींचे, अब छोड़े, जैसे ही छोड़े मास भागा, तो जब मास स्प्रिंग जहाँ छोड़े थे वहाँ 0 था, थोड़ा आगे गया, स्पीड मिली, और स्पीड मिली, और स्पीड मिली, और स्पीड मिली। इसका मतलब अगर हम इस जगह को रिफरेंस मान लें 0, x बराबर 0, तो एग्जैक्टली यहाँ पर x का मान L/2 है। अब यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि किसी अननोन डिस्टेंस x पर, यहाँ से मान रहे हैं, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इसके पास। मेरा काम ये है, हम इस वेलोसिटी को इस x के फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं काम क्या है? हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो इस वेलोसिटी का इस x के फॉर्म में बने इक्वेशन। ठीक, अब इस चीज को कहते हैं मैकेनिक्स। अगर आप आगे जाकर के मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर वर्सेटाइल इंजीनियरिंग होती है, इसमें आपको मशीन बनाने पड़ते हैं कि इतना लोड लगाओ, उतना उठा ले, इतना स्पीड बने। जितने भी मशीनें देख रहे हैं वो सब मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। जितना बटन ये सब बटन, ये सांचा वाचा, सब मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं सब कुछ। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार कितनी स्पीड यहाँ पे रखें हम लोग। देखो कितनी स्पीड रखोगे यहाँ पे, यहाँ पर जो स्पीड रखनी है x के फॉर्म में, उसी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा काम करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके भी तुम निकाल सकते हो v का फॉर्मूला, v की वैल्यू x के फॉर्म में। क्योंकि देखो स्प्रिंग जितनी कंप्रेस हो, स्प्रिंग जितनी ओपन हो चुकी है, उतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। वो अभी भी कितनी दबी हुई है, वो एनर्जी उसके पास है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? स्प्रिंग के पास जो स्टोर एनर्जी होती है वो उतनी ही होती है ना जितनी वो दबी होती है। दबाए थे L/2 और उसको हम, तो L/2 के बराबर उसमें एनर्जी थी। स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 12kx²। बात को पकड़िएगा,
जब हम उसको दबाए L/2 तो L/2 स्प्रिंग के हिसाब से, दबने के हिसाब से उसमें एनर्जी होगी। लेकिन अगर उसमें से हम कुछ हिस्सा रिलीज कर दिए तो उतनी एनर्जी तो निकल गई, तो जो अभी लेंथ बचा हुआ है उतनी ही एनर्जी अभी उसके पास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको, मान लो ये था इसका ओरिजिनल पोजीशन L/2, अब L/2 से अगर हम इसको यहां तक दबा दिए थे, L/2 खत्म, पूरा एनर्जी भर दी इसके अंदर, अब इतना हम इसको रिलीज कर दिए, तो जितना अभी रिलीज नहीं हुआ है उतनी ही एनर्जी बची हुई है ना स्प्रिंग के पास। तो बेटा आप समझ रहे हैं कि वो कौन सा घटेगा किसमें से, L में से X घटेगा तो ये बचेगा, मतलब इतने के बराबर अभी भी स्प्रिंग दबी हुई है, तो उतनी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर है। तो वो जो एनर्जी स्टोर है वो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और अभी जो मास के पास अवेलेबल है वो है मास की काइनेटिक एनर्जी। तो इतना बचा हुआ एनर्जी और इतना जो मिल चुका है काइनेटिक एनर्जी, ये कहां से आए हैं ये दोनों, ये जितना कंप्रेस हुआ था शुरुआत में वही एनर्जी है ना, पूरा का पूरा दो हिस्सों में बट गया है, थोड़ा काइनेटिक बन गया है, थोड़ा बचा हुआ पोटेंशियल। बट आप समझ रहे हैं? नहीं, जब जितना देखो, पहली बात तो यह है कि जब तक इसका L/2 खत्म नहीं होता, जब तक इसके पास L/2 में बचा हुआ है तब तक उतना जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भी मास आगे जाएगा। जैसे अगर पेंडुलम है, पेंडुलम को यहां ले आओ, यहां लाके छोड़ दो, तो यहां के रुकता नहीं है ना, आगे जाता है ना, लेकिन यहां तक तो वो आएगा ही आएगा। यहां तक इसलिए इसको एंगल मिला हुआ इसलिए आ रहा है, उसके बाद आगे क्यों आता है? क्योंकि यहां पर इनर्शिया होती है। आप दो आंसर दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास मोशन की इनर्शिया है, पहला आंसर, लेकिन ये बहुत हल्का आंसर होता है। जो जबरदस्त आंसर होता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम। तो एनर्जी लेके कहाँ जाएगा भाई? किसी और काइनेटिक एनर्जी दोगे तो भग भी करेगा। तो यहाँ पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास चाप के है, तो वही लेकिन हाँ तो आगे जाएगा। फिर यहाँ आगे जाके वेलोसिटी धीरे 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 स्लो हो जाती है। वेलोसिटी यहाँ पे क्यों स्लो होती है? क्योंकि जी नीचे लगता है, और यहाँ पे वेलोसिटी फास्ट क्यों जाती है? क्योंकि जी भी नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, इसलिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, अब आप लोग देखिएगा कि कैसे उसमें किस एनर्जी को किसके बराबर किया गया है। समझो मेरी बात को। तुम यहाँ से मान लो 0 लेंथ से L लेंथ तक तुम्हारा स्प्रिंग फैला हुआ है। तुम पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पूरा दबा दो, L/2 लंबाई दब गया। अब L/2 के बराबर तुम इसको ऊर्जा इसके अंदर भर दिए। अब वही ऊर्जा है जो हमेशा इसके पास अवेलेबल रहेगी, हमेशा अवेलेबल रहेगी, टोटल। अब जब इसको रिलीज करोगे तो ये कुछ दूर जाएगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, और जितना बचा हुआ है दबना खुलना उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो वो काइनेटिक वो पोटेंशियल जोड़ोगे तो पूरा वाला पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देना। ठीक, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद आप उसमें ऐड कर लीजिएगा कि जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा वो कंजर्वेटिव वर्क डन होगा, जो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा वो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से समझाएंगे। पहले हम स्प्रिंग का एग्जांपल जो बहुत फेमस है उसको लेके समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई स्प्रिंग है जो हवा में लगी है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये हवा में है और हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे हवा प्रेजेंट है नहीं, मतलब हवा ड्रैग लगाएगी नहीं। आपको अगर ये समझना है कि हवा आपको पुश कर सकती है, पुल कर सकती है, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि कई साल पहले जो नाव, जो बोट होती थी, लोग सेलिंग करते थे, वो लोग क्या करते थे ना, नाव के ऊपर बहुत बड़ा सा कपड़ा बांधते थे, और हवा उस कपड़े में मारती थी जब, तो वो पैराशूट की तरह काम करता था, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन क्रिएट करता था। तो लोग हवा के दम पे ट्रैवल किया करते थे। हवा किस तरफ है तो जाना है, नहीं जाना है, वैसे, क्योंकि बड़ी बड़ी बोट्स होती थी। अब तुम सोचो हवा में कितना ताकत है कि उतनी बड़ी बड़ी बोट्स को चला दे रहा है, इसलिए हम यहाँ से हवा को इग्नोर कर दिए। इमेजिन करो अगर मान लो हम यहाँ से अपना हाथ लगा करके इसको दबाए, इमेजिन करना अपना हाथ लगा करके इसको दबाए, तो हम कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई किए। जो एनर्जी हम सप्लाई किए, मान लो 10 जूल एनर्जी हम सप्लाई किए। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ करके यहाँ दब गया। ठीक, तो ये x डिस्टेंस दबा। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जब ये स्प्रिंग यहाँ पे दब चुका है, तो हम जो काम किए हैं 10 जूल वो स्प्रिंग में स्टोर हो गया है। तो स्प्रिंग में जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसको बोलेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी।
इस ऑब्जेक्ट के पास, जो ऑब्जेक्ट है इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ये तो सिर्फ एक माध्यम है स्प्रिंग को दबाने का। अब क्या होगा, जब ये मान लो ये पोजीशन ए है, यहां पर स्प्रिंग में कितनी एनर्जी है 10 जूल, कहां से आई, हम जो वर्क किए वही कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग में। अब क्या होगा, हम इस ब्लॉक को खोल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब ब्लॉक को छोड़ेंगे तो वो यहां पहुंचेगा और ये इसका मीन पोजीशन है क्योंकि ये वहीं से चला था, उसके आगे भी निकलेगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी। स्प्रिंग जितनी कंप्रेस हुई है एक्स डिस्टेंस, स्प्रिंग उतनी ही एक्स डिस्टेंस एक्सटेंड हो जाएगी। अब बात को समझो, ये एक्स और एक्स हम बराबर बोल रहे हैं, ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जब ये ब्लॉक उधर जा रहा होगा तो ब्लॉक को रोकने के लिए कोई हवा या कोई फ्रिक्शन, कोई ड्रैग कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई मैग्नेट या कोई कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये ब्लॉक इधर आया मेरी वजह से, लेकिन इधर गया स्प्रिंग की वजह से। तो स्प्रिंग के पास जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा थी हाफ kx², यहाँ पे वो थी 10 जूल, स्प्रिंग के पास ऊर्जा थी। बात को समझो, जब स्प्रिंग खुला तो स्प्रिंग पूरा खुल गया, जब स्प्रिंग पूरा खुल गया तो उसके पास ऊर्जा है नहीं अब, लेकिन अब वो ऊर्जा इसके पास है, मास के पास है। किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, क्योंकि अब इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। मान लो अब ये हाफ mv² है, इसका वैल्यू हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे हम जो काम किए थे उससे स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो मेरी ऊर्जा 10 जूल स्प्रिंग में गई, स्प्रिंग कंप्रेस कंडीशन में उसकी ऊर्जा 10 जूल थी। अब स्प्रिंग खुलते पूरी खुल गई तो स्प्रिंग ने अपनी ऊर्जा पूरी की पूरी कन्वर्ट कर दी ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में। तो ब्लॉक काइनेटिक एनर्जी जब पूरा खुलेगा तो कितना होगा, 10 जूल होगा। अब उसके बाद क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ब्लॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, ब्लॉक आगे जाएगा। तो जब ब्लॉक आगे जाएगा तो स्प्रिंग फिर से स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, लंबा होना शुरू हो जाएगा। पहले वो कंप्रेस हुआ था, अब वो टेंशन में आ जाएगा, लंबा होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। तो स्प्रिंग पता है कितना स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग उतना ही स्ट्रेच होगा जितना कि ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी वापस से कन्वर्ट हो जाए स्प्रिंग के 10 जूल पोटेंशियल में। अगर तुम बीच में इसको एक्स्ट्रा धक्का मारोगे तो स्प्रिंग थोड़ी सी और खुलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा धक्का नहीं मार रहे हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी जब स्प्रिंग पूरा खुलेगा तो उसके पास 10 जूल आएगा एनर्जी, कौन सी, स्प्रिंग वाली एनर्जी 10 जूल फिर से हो जाएगी और ब्लॉक की एनर्जी 0 हो जाएगी। तो तुम इस एंड पर देखो एनर्जी 10 जूल, यहां पर देखो एनर्जी 10 जूल, यहां पर देखो एनर्जी 10 जूल। तो मतलब यहां पर जो एनर्जी है वो कंजर्व है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स किस तरह का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसका हम यहां पर एग्जांपल समझते हैं, इस सिस्टम को टेबल पे ला देते हैं। मतलब हम यहां पे टेबल लगा देंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम टेबल पे रख दिए। जब टेबल पे रखोगे तो कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट, कहानी में आ गया फ्रिक्शन। अब हम चेक करना चाहते हैं फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब स्प्रिंग को हम दबाए तो 10 जूल उसको दे दिए, फिर हम अपना हाथ हटा दिए, तो जब स्प्रिंग खुलनी शुरू हुई इधर के तरफ तो फ्रिक्शन लगा इधर के तरफ, फ्रिक्शन लगा इधर के तरफ। जब फ्रिक्शन लगा इधर के तरफ तो इसका मतलब है फ्रिक्शन एक फोर्स है। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर है और ब्लॉक इधर सरक रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है ब्लॉक इधर सरक रहा है, तो इसके बीच का एंगल 180 है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर आएगा -FD। तो ये जो वर्क डन हुआ है फ्रिक्शन फोर्स के जरिए वो नेगेटिव है। नेगेटिव का होने का ये मतलब है ये फ्रिक्शनमा जो है ना आपकी एनर्जिया को खाएगा। इसका मतलब है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा तो इसके पास हवा में 10 जूल था, लेकिन अभी 10 जूल नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ वर्क डन फ्रिक्शन के चक्कर में बर्बाद हो गया, कुछ एनर्जी बर्बाद हो गई। और थोड़ा सा ब्लॉक उतना तेज यहां नहीं पहुंचेगा जितना तेज वो हवा में पहुंच रहा था, थोड़ा स्लो पहुंचेगा। ठीक, और अगर फ्रिक्शन फिर भी कंटिन्यू रहा तो ये यहां तक नहीं आएगा, ये यहीं कहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ पाते हैं कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये था तरीका समझने का। जैसे कुछ फोर्सेस हैं जो कंजर्वेटिव हैं, कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हैं। अगर हम पूछें वेट W कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो एक्चुअली ये कंजर्वेटिव है। क्यों? देखो कंजर्वेटिव है, इसका डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन जैसा नहीं है ये। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप h हाइट ऊपर ले जाइए, यहाँ पे ले जाइए,
आप इसको यहां से ऐसे यहां ले जाइए, आप इसको ऐसे यहां पे ले जाइए, आपका वर्क डन सिर्फ इस हाइट पे डिपेंड करता है। तो हाइट तो हमेशा बराबर ही ट्रैवल हो रहा है, आप चाहे ऐसे भी ले जाइए। तो ये जो नीचे वेट लग रहा है ना, वो वेट एक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उससे जो वर्क डन मिलेगा वो mgh होगा। mg वेट हो गया, h से मल्टीप्लाई कर दो, mgh हो गया। ठीक है, वेट कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? हाँ बेटा पूछिए। हाँ, नीचे आने के बाद, अच्छा क्योंकि बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट चला तो नीचे से रगड़ खा रहा है ना, रगड़ खा रहा है, फ्रिक्शन है, तो वो घसीटाएगा ना, घसीटाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी ना। इसका मतलब यह है कि वो एनर्जी जो मेरे पास थी, काइनेटिक एनर्जी, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। तो इसलिए वो किस वजह से वेस्ट हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट हो रही है। तो फ्रिक्शन आपकी एनर्जी को खत्म कर रहा है। इसीलिए तो अगर बिना फ्रिक्शन के यहाँ पे आप वाइब्रेशन शुरू करेंगे तो ये अनंत काल तक, जब से संसार बना है, जब संसार खत्म होगा, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, चलता ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो कोचिंग से बाहर जाओगे, ये रुक जाएगा। ठीक है, तो जब प्यार करो फ्रिक्शनलेस प्यार करो, समझे?